बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एंट्री टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और यहां पर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 1 जो था वो कंप्लीट कर लिया था और आपके जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पास्ट पेपर के MCQ जो थे वो हमने डिस्कस किए। तो आज मैंने थोड़ा सा फील किया कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वाले लेक्चर्स पहले नहीं देखे तो उनके लिए एक रिवीजन लेक्चर रख लेना चाहिए यहाँ पर। अब इस लेक्चर में मैं आपका जो चैप्टर नंबर 1 में जितने हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उन टॉपिक्स को वन बाय वन मैं यहाँ पर दोबारा डिस्कस करूँगा, लेकिन फुली डिटेल से तो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो वाया MCQs जो है, MCQs के ज़रिए जो है मैं अपना जो लेक्चर टॉपिक्स हैं उनको दोबारा रिवाइज़ करूँगा। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आप ये लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक देखें। तो लेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक जो था वो जनाब आपके पास था टाइप्स ऑफ सेट्स के मतलब। टाइप्स ऑफ सेट्स में आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर के मतलब पढ़ा था, सेट ऑफ होल नंबर क्या होते हैं, फिर आपने सेट ऑफ प्राइम नंबर के मतलब मैंने आपको बताया था, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स के मतलब बताया था, फिर आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है, फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर का बताया, सेट ऑफ इर्रेशनल क्यू डैश का बताया, सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने लेक्चर में बता चुका हूँ। सबसे पहला जो मेरा लेक्चर है आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर उसके बाद एक इस चीज़ को समझाने के लिए, ठीक है, कि कौन सा सेट आपका बड़ा सेट है, कौन सा सेट छोटा है, आपका पास्ट पेपर में भी MCQs आया हुआ है। तो मैं यहाँ पर उस क्वेश्चन को अपलोड कर रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, कहता है कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इनमें से कौन सी बात दुरुस्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इनमें से कौन सी बात दुरुस्त है ये आपने बतानी है। पहली ऑप्शन आपके पास है, नेचुरल नंबर जो है वो सुपर सेट है Z का, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स का। ऑप्शन बी है, सेट ऑफ इंटीजर्स सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ प्राइम का। सेट ऑफ रैशनल नंबर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर का। और ऑप्शन डी आपकी है, सेट ऑफ रियल नंबर सुपर सेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपने चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर एक चेन थी वो आपको मैंने बताया था, वो आपने याद रखनी है। वो चेन इस तरह है कि आपने याद रखना है कि नेचुरल नंबर जो होता है ये हमेशा सबसेट होता है W का। W मीन होल नंबर। होल नंबर प्रॉपर सबसेट है आपका इंटीजर्स का। इंटीजर सबसेट है आपका रैशनल का। रैशनल प्रॉपर सबसेट है आपका रियल नंबर का। और रियल नंबर प्रॉपर सबसेट होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस चेन को आपने याद रखना है। ये चेन आपको बताएगी कि कौन सा रिलेशन जो है वो दुरुस्त है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें आपके पास मैंने पहली चीज़ लिखी है कि n सुपर सेट है Z का, यानी n बड़ा है Z से। तो वो बात गलत है। यहाँ पर देखें आपका n सबसेट है Z का, तो पहली ऑप्शन तो आपकी ये गलत है। सेकंड ऑप्शन है Z सबसेट है प्राइम P का, तो ये बात गलत है। यहाँ पर प्राइम P का मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन वैसे आप जानते हैं कि प्राइम P जो होते हैं ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सॉन, ये आपके पास प्राइम P हैं। तो आप जानते हैं कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो Z है, ये सेट ऑफ इंटीजर जो Z है ये आपके पास नंबर होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सॉन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे प्राइम नंबर जो है वो इंटीजर्स का सबसेट है, Z सबसेट नहीं है P का, तो बी ऑप्शन भी गलत है। हाँ, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर दुरुस्त है। आपका रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट होता है। अगली ऑप्शन डी गलत इसलिए है कि रियल नंबर मैं कह रहा हूँ सुपर सेट है C का, तो वो आप यहाँ से देख लें रियल नंबर जो है वो प्रॉपर सबसेट है C का, यानी C वाला सेट बड़ा है और R वाला छोटा है। तो इस क्वेश्चन में आपकी जो ऑप्शन C है वो दुरुस्त है यहाँ पर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये आपके पास नेक्स्ट मैंने टॉपिक जो आपको डिस्कस किया था वो था कि आपका
जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है आपकी रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की, कि आपके पास अगर एक नंबर दिया हुआ है पॉइंट्स की फॉर्म में, तो आप उसको कैसे चेक करते हैं कि ये नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है। इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कुछ इस तरह होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इर्रेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इर्रेशनल नंबर। इनमें से कौन जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, ये आपने बताना है। अच्छा जी, आपकी ऑप्शन जो है ए, वो ऑप्शन आपकी है जी 27/4 ऑप्शन बी जो है वो आपकी है स्क्वायर रूट 35 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100। ऑप्शन सी आपकी है स्क्वायर रूट 128/8। ऑप्शन डी जो है वो है आपकी ऑल ऑफ दीज। आपने ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा जो नंबर है वो आपका इरेशनल नंबर है। देखें स्टूडेंट, अगर आप ऑप्शन ए को चेक करें तो ऑप्शन ए जो है वो आपकी कुछ इस तरह बन जाएगी, 27/81 का फोर्थ रूट। 81 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और बाहर इसकी पावर आएगी 1/4। आप जानते हैं इस 4 को आप 1/4 लिखेंगे, ये फोर्थ रूट कहलाता है इसका। पावर 4 नहीं लिखेंगे, इसे आप 1/4 लिखेंगे। अच्छा, ये आ जाएगा 27/3। 27/3 आपके पास आ गया 9, और 9 आप जानते हैं एक रैशनल नंबर होता है, इर्रेशनल नहीं होता। आगे चलें, अगर ऑप्शन बी आपको ठीक लगती है तो इसको सोल्व करके देखें। 35 माइनस 100 का अंडर रूट है 10, तो ये आपके पास रह जाएगा 25। 25 का अंडर रूट आ गया 5, तो 5 अगेन एक रैशनल नंबर है। आपने वो वाला नंबर चूज़ करना है जो इर्रेशनल हो। यहाँ पर इर्रेशनल चूज़ करना है, रैशनल नहीं चूज़ करना। इर्रेशनल नंबर आप जानते हैं उस नंबर को कहते हैं जिसे आप पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, अब आप यहाँ पर सी ऑप्शन को चेक करके देखें। सी ऑप्शन में है ऊपर अंडर रूट 128 को आप लिख लेंगे 64 × 2 स्क्वायर रूट, और नीचे आ गया 8 आपके पास। 64 का अंडर रूट हो गया 8, और ये आ गया 8/2/8। 8 से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 आप जानते हैं कि आपके पास एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन बनती है सही वाली वो सी ऑप्शन है। यहाँ पर मैंने आपको एक रिज़ल्ट लिखवाया हुआ था मेरे पुराने लेक्चर्स में, पहले वाले में आप जाकर देख सकते हैं। मैंने कहा था ऑल दी नंबर्स ऑफ द फॉर्म अंडर रूट पी आर इरेशनल नंबर्स। वो तमाम नंबर जो कि अंडर रूट पी की फॉर्म के होते हैं उन्हें आप इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। और पी यहाँ पर क्या है, पी एक प्राइम नंबर है, पी इज़ प्राइम नंबर। तो लिहाजा अंडर रूट 2 जो है, 2 अंदर वाला नंबर 2 जो है वो आपके पास प्राइम नंबर है, लिहाजा अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास अंडर रूट 2 है, ये एक इरेशनल नंबर होगा। अंडर रूट 3 जो है वो भी इरेशनल होगा। अंडर रूट 5 जो है वो भी इरेशनल होगा। यानी वो तमाम नंबर जो यहाँ प्राइम पी के अंदर आ रहे हैं, अगर आप उनके ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर देंगे तो वो सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन लूँगा। प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये इनको आपको ज़बानी याद होनी चाहिए आपके पास। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, कहता है जी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, इफ़ ए इक्वल है बी के एंड बी इक्वल है सी के, दिस इम्प्लाइज ए और सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर ए बी के इक्वल है तो और बी सी के इक्वल है तो ए और सी इक्वल हो जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं ये आपने बताना है। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है ये आपने बताना है जी। ट्रिकोटोमाई प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और ऑप्शन डी आपकी है जी
कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पर ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये आपका नॉलेज में होनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ये एज इट इज़ ही क्वेश्चन मैंने बुक में जो है वो ऐसे लिख दिया है, मतलब उस प्रॉपर्टी जो है। तो ये आपके पास एक्चुअली कराती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें 3 नंबर आपके पास इस्तेमाल होते हैं। इसको आप याद रखिएगा, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसको एज इट इज़ ही याद होना चाहिए आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में -5 लेस देन 0 है, इम्प्लाइज 5 बड़ा है 0 से। प्रॉपर्टी यूज्ड हेयर, ऑप्शन ए एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपकी डी ऑप्शन है, यानी इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल हो रही है और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल हो रही है। दोनों किस्म की प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। अब वो कैसे इस्तेमाल हो रही हैं देखें। यहाँ पर -5 लेस देन 0 है और इससे बन गया है 5 ग्रेटर देन 0। तो आपने ये देखना है कि ये 5 ग्रेटर देन 0 कैसे बन गया है, ठीक है। वो बात तो ठीक है ना कि 5 0 से बड़ा ही होता है, वो तो मैं जानते हैं, लेकिन कहते हैं इससे ये चीज़ बनी है। तो कैसे बनी है, अगर आप, मैं कहता हूँ कि आप ऐसे करें, दोनों तरफ 5 प्लस कर दें, तो 5 प्लस करेंगे तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी -5 + 5 0 हो गया। ये आपके पास आ गया लेस देन 5, और इसको लिख सकते हैं 5 इज़ बिगर देन 0। तो अब यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास इस्तेमाल हो रही है, इस प्रॉपर्टी को मैंने क्या किया है, ऐड किया है 5 इसमें। तो ये हमारे पास इस्तेमाल होगी एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गई, यानी ऑप्शन ए आपकी ठीक हो गई। अब आप दोबारा देखें, -5 लेस देन 0 है। अब मैं इसे ऐसे करता हूँ, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। जब मैं इसे -1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा यहाँ पर ऐसे, तो आप जानते हैं माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी ये चेंज होकर 0 से ग्रेटर देन हो जाएगा 0। तो 0 से -1 को मल्टीप्लाई करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 आ जाएगा, बस ये साइन चेंज हो जाएगा। इट मीन्स ये माइनस प्लस 5 बिगर देन 0 आ गया। तो इसका मतलब -5 लेस देन 0 से 5 बिगर देन 0 तक आप दो तरीक़ों से पहुँच सकते हैं। एक तो दोनों तरफ 5 आप प्लस कर देंगे, या फिर -1 से आप मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ठीक हो गई, ऐड किया तो एडिटिव प्रॉपर्टी ठीक हो गई। लिहाजा आपकी ऑप्शन डी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने एक प्रॉपर्टी है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड नहीं करती, उसके मुतालिक यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे। कहता है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी does not hold in set of complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर में इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास होल्ड नहीं करती, ये आपने बताना है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा जी, पहली ऑप्शन हमारे पास ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ऑप्शन डी आपके पास है ऑर्डर एक्सियम्स। तो इन चार में से आपने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड नहीं करती। तो यहाँ पर ये भी आपका इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है
कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पहली तीन प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, नहीं होल्ड करती तो ऑर्डर एक्सियम्स नहीं होल्ड करती। ऑर्डर एक्सियम्स आपके पास क्या चीज़ होती हैं? ऑर्डर एक्सियम्स ये होती हैं कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करने का मतलब ये है कि देखें, आप दो रियल नंबर्स के मुतालिक बात करते हैं, आप जानते हैं, आप कह सकते हैं कि 6 बड़ा होता है 4 से, ये बात ट्रू है। आप कहते हैं कि 5 लेस देन है 3 से, ये बात फॉल्स है, ठीक है। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, दो रियल नंबर को आप कर सकते हैं कंपेयर, ठीक है। आप कह सकते हैं कि बात दुरुस्त हो सकती है या गलत हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है 3 - 4 योटा और दूसरा है 2 + 5 योटा, आपने चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है। तो ये अब आप यहाँ पर कोई फैसला नहीं कर सकते कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है या वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते और इस कंपैरिजन का नाम होता है ऑर्डर एक्सियम्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ एक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, डैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर एक्सियम, डैट इज़ कोई कंपैरिजन नहीं आप कर सकते इनका, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं कॉपी पर इसलिए यहाँ पर बना रहा हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चंस हैं और वाइट बोर्ड के ऊपर इनको सारा कंप्लीट एक छोटी वीडियो में इनको सबको डिस्कस करना वो मुश्किल है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये कॉपी के ऊपर बनाना ज़रा थोड़ा सा कन्वीनियंट समझा है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। नहीं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अबाउट मॉडुलस, कॉन्जुगेट, एंड आर्गूमेंट, इन तीन चीज़ों को मतलब यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें मैं दोबारा रिवाइज़ नहीं कर सकता, मतलब ये कि आर्गूमेंट किस तरह निकालते हैं, ये इसके ऊपर कंप्लीट एक मेरी वीडियो है जो कि अबाउट 30 से 35 मिनट की है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं, हाँ क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी वो मैं यहाँ पर आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। कम्प्लीटली वीडियो आपने देखनी है तो वो आप पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर ये टॉपिक मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर डिस्कशन करवा दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, वो इस तरह है, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू √3 प्लस योटा होल पावर 2 ओवर √2 प्लस √2 योटा इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस यहाँ पर मालूम करना है। तो यहाँ पर मॉडुलस मालूम करने के लिए ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि आप पहले इसका स्केयर ओपन करें, स्केयर ओपन करने के बाद जो उसका आंसर आता है फिर आप उसको रैशनलाइज़ करें, क्योंकि ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं, और फिर जो रैशनलाइज़ करने के बाद आंसर आएगा उसका मॉडुलस लें। इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना आप लोगों ने। यहाँ पर सिंपली कैसे करेंगे जी, इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर मॉडुलस की दो प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो आपने निकालना है इस नंबर का मॉडुलस, √3 प्लस योटा का स्केयर ओवर √2 प्लस √2 योटा मॉडुलस। देखें यहाँ पर मॉडुलस आ जाएगा, सबसे पहले ऊपर वाले नंबर का मॉडुलस आप अलहदा कर लेंगे। मैंने बताया कि आपने इसको रैशनलाइज़ नहीं करना है, इसका स्केयर नहीं ओपन करना, जस्ट यहाँ पर मॉडुलस की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होगी। मॉडुलस की पहली ये वाली प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर आपके पास डिवाइड हो रहे हैं, Z1 ओवर Z2 ये डिवाइड हो रहे हैं, तो इन दोनों का मॉडुलस जो है वो इस तरह है, ऊपर वाले का मॉडुलस आप अलहदा कर लेंगे, नीचे वाले का आप अलहदा कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपने मॉडुलस कर लिया यहाँ पर अलहदा। अब उसके बाद मॉडुलस की दूसरी प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करेंगे कि मॉडुलस की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आपने स्केयर नहीं यहाँ पर ओपन करना, ये पावर जो है आप ले जाएंगे यहाँ पर बाहर मॉडुलस के और अंदर वाले का मॉडुलस आ जाएगा। अच्छा, नीचे वाले नंबर का मॉडुलस कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्केयर, रियल पार्ट आपके पास है √2 तो इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है वो भी √2 है तो उसका भी स्केयर आ जाएगा। अच्छा, अब इसका भी मॉडुलस निकाल लें, इसका मॉडुलस आ जाएगा आपके पास रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, इमेजिनरी पार्ट सॉरी 1 है यहाँ पर, तो ये इसका ऊपर आ गया √ और इस √ के बाहर ये वाला स्केयर इधर आ गया ओवर। अच्छा, √ ये इसको कैंसिल कर दें, ये आपके पास कितना बच जाएगा, √2 का स्केयर हो गया 2 आपके पास, ये आपके पास 2 आ गया, इससे कैंसिल होकर यहाँ से ये भी इसके साथ कैंसिल होकर क्या बच गया 2 आ गया, 2 + 2 आ गया 4। अच्छा, ये स्केयर और ये √ इससे बाहर वाला कैंसिल हो गया, इधर अंदर ये इससे कैंसिल हो गया, ये रह गया 3 + 1 4।
4 ओवर और अंडर रूट 4 कितना आ गया 2, 4/2 आपके पास 2, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा बेस्ट। तो यहाँ पर जो आपकी सही ऑप्शन बनेगी वो आपकी बी ऑप्शन जो है यहाँ पर ठीक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नहीं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह है, कहता है कि अगर z इक्वल है 3 - 4 योटा के, देन z इंटू z कॉन्जुगेट इक्वल है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 16। तो आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने सिंपल ये करना है कि ये नहीं है कि आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट लें, फिर उसका जो कॉन्जुगेट आता है उसको z से मल्टीप्लाई करें। नहीं, यहाँ पर असल में ये प्रॉपर्टी है मॉडुलस की कि z इंटू z कॉन्जुगेट जो है ये आपके पास होता है z मॉडुलस का स्केयर, ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। और z मॉडुलस का स्केयर क्या होगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यानी अंडर रूट नहीं आएगा। तो इट मीन्स ये आपका जो z है आपने सिर्फ मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेट नहीं लेना, ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, इस नंबर का मॉडुलस लेकर उसका स्केयर ले लेना। ठीक है, तो इस नंबर का मॉडुलस लेकर स्केयर कर लेंगे, यानी रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3 का स्केयर आ गया 9 और -4 का स्केयर आ गया 16, दैट इज इक्वल टू 25। तो ऑप्शन बी इज़ बेस्ट ऑप्शन, यहाँ पर ये आपकी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये काफ़ी मरतबा यूनिवर्सिटीज़ में आ चुका है। यूईटी में ये क्वेश्चन आया है, नस्ट जीके में ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर कहता है जी कि लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस z1 प्लस z2 इस z1 प्लस z2 की जो लीस्ट वैल्यू है, वेयर आपके पास जो यहाँ पर z1 है, z1 की वैल्यू आपको बता दी गई है 3 + 4 योटा, एंड z2 की वैल्यू आपको दी हुई है 8 + 6 योटा। अगर z1 और z2 ये हैं तो आपने बताना है इस नंबर की z1 प्लस z2 मॉडुलस की लीस्ट वैल्यू क्या है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपके पास है -5, ऑप्शन बी जो है वो 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। इस क्वेश्चन के मुतालिक मैंने आपको बताया था ट्राइंगल इनक्वालिटीज़ में मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये वाला जो ट्राइंगल इनक्वालिटीज़ क्या होती है, ये मैंने आपको बताया था कि z1 प्लस z2 का मॉडुलस जो है ये बिगर होता है z1 मॉडुलस माइनस z2 मॉडुलस से, यानी ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा होता है, और स्मॉलर होता है z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस से। इस नंबर को आप ये वाली जो साइड है इसे आप कहते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू, दिस इज़ कॉल्ड ग्रेटेस्ट वैल्यू, और दिस इज़ कॉल्ड लीस्ट वैल्यू, ये आपकी होती है लीस्ट वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, जहाँ से स्टूडेंट मिस्टेक कर जाता है वो ये होती है। देखें, यहाँ पर आपको कहा गया है सबसे पहले हम ये इसकी लीस्ट वैल्यू ना, इसको पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर z1 का मॉडुलस। तो z1 का मॉडुलस किसके बराबर आ जाएगा, z1 का मॉडुलस आप जानते हैं रियल पार्ट का स्केयर डेट इज़ 9, इमेजिनरी पार्ट का स्केयर डेट इज़ 4 का स्केयर 16, और ऊपर ले लेना अंडर रूट 16 + 9 25, 25 का अंडर रूट आ गया आपके पास 5। अच्छा, अब z2 का मॉडुलस आप निकाल लें, z2 का मॉडुलस आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 8 का स्केयर 64, और 6 का स्केयर आपके पास कितना आ जाएगा 36, डेट इज इक्वल टू 100, और 100 का अंडर रूट आ गया 10। अच्छा, अब आप यहाँ पर इस नंबर की लिस्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं, और इसका फार्मूला आप लगाएंगे यहाँ पर z1 का मॉडुलस माइनस z2 का मॉडुलस। z1 का मॉडुलस आ गया आपके पास 5, और z2 का मॉडुलस आ गया आपके पास 10। तो 5 - 10 डेट इज इक्वल टू -5। तो इसका मतलब यहाँ पर जो लीस्ट वैल्यू आपकी बनती है वो कितनी बनती है -5। तो इसका मतलब आप कौन सी ऑप्शन को टिक करेंगे, ऑप्शन ए को। अब आप जब ही ऑप्शन ए को टिक करेंगे वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसकी बेस्ट ऑप्शन आपके पास है 5 यहाँ पर। अब आप कहेंगे कि वो कैसे हो गया जी, यहाँ पर लीस्ट वैल्यू तो फार्मूला यही आपने लिख के बताया हुआ है। देखें, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो लीस्ट वैल्यू आपने इस नंबर की निकाली है ये है मॉडुलस, और मॉडुलस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इसका आंसर होना चाहिए, तो फिर आप -5 पर टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब लीस्ट वैल्यू का फार्मूला यही है, लेकिन यहाँ पर आपने थोड़ी सी केयर ये करनी है कि इसके ऊपर लगाना है ये एब्सोल्यूट का निशान है। ठीक है, एब्सोल्यूट का निशान लगाना है कि अगर सपोज आपका आंसर आ जाता है नेगेटिव तो उसको कर देगा पॉजिटिव।
ठीक है। तो लिहाजा इसकी ऑप्शन बी ठीक होगी। यही एक चीज़ है जिसकी वजह से इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को ट्रैप कर जाता है और स्टूडेंट्स को ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर टिक कर जाते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर इसकी ऑप्शन जो बी है वो ठीक होगी। नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपका है मॉडुलस की प्रॉपर्टीज से ही रिलेटेड। अगेन क्वेश्चन इस तरह है कि अगर आप हमारे पास जो z है ये 3 + 4 योटा इंटू 6 + 8 योटा के बराबर है, देन z इन्वर्स का आपने मॉडुलस बताना है, z इन्वर्स का मॉडुलस निकालना है आपने। ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/10, ऑप्शन डी 1/50। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसका जो आंसर आएगा उसका इन्वर्स ले लेंगे, फिर उस इन्वर्स का आप ले लेंगे मॉडुलस, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर आपने ऐसा नहीं करना। यहाँ पर मॉडुलस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। मॉडुलस की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि z की पावर n का जो मॉडुलस है वो होता है z मॉडुलस की पावर n के। z की पावर n का मॉडुलस z मॉडुलस की पावर n है। यानी यहाँ पर सिंपल ये होगा कि z इन्वर्स का मॉडुलस आपने मालूम करना है ना, तो याद आएगा z मॉडुलस का इन्वर्स, और z मॉडुलस का इन्वर्स का मतलब है 1/z मॉडुलस। तो जस्ट आपने इस क्वेश्चन में इसका मॉडुलस मालूम करना है, ठीक है। तो अब अगली बात ये कि इसका मॉडुलस कैसे मालूम करना है। पहले तो z का मॉडुलस लेने के लिए आपने ले लिया इस नंबर का मॉडुलस 3 + 4 योटा 6 + 8 योटा। अब यहाँ पर आप मॉडुलस दोनों का अलग अलग कर देंगे। याद आएगा 3 + 4 योटा का मॉडुलस, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका मॉडुलस आप अलग अलग कर देंगे। ये नहीं, यानी आप उनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दोनों का मॉडुलस अलग अलग निकाल कर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 + 4 योटा का मॉडुलस अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में 5 था, यहाँ पर ये 10 आ गया, डेट इज इक्वल टू 50। तो अब ये यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो आंसर आपका बन जाएगा 1/50, डेट इज डी ऑप्शन इज राइट आंसर यहाँ पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। आपको देखें दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह है मेरा कि कहता है कि आपके पास इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो दुरुस्त नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर C। ऑप्शन ए z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट इक्वल है z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। ऑप्शन बी z इंटू z कॉन्जुगेट बराबर है z मॉडुलस का स्क्वायर। ऑप्शन सी z डबल कॉन्जुगेट इक्वल है z के। ऑप्शन डी z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट लेस देन इक्वल है z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर ये भी आपका इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसमें आपको कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ऑप्शन ए जो है वो बात ट्रू है, आपने वो बतानी है, बात ट्रू ना हो। ऑप्शन बी ये भी बात ट्रू है, अभी आपने देखी भी थी। किसी ऑप्शन सी भी ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 मरतबा आप कॉन्जुगेट लेने तो वही दोबारा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पलट कर आ जाएगा। ऑप्शन डी ठीक नहीं है। ऑप्शन डी तब ठीक होगी जब यहाँ पर सिर्फ इक्वल का साइन हो। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब ये वाली चीज़ इससे लेस देन है, ये बात गलत है। ऑर्डर एक्सियम्स अभी आपने पढ़ी हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते। देखें ना, z1 + z2 एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर दूसरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। उसका कॉन्जुगेट ले लें वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। इधर भी ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में कंपेरेबल नहीं होते। लिहाजा यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त होगी। ये वाली प्रॉपर्टी कोई नहीं है, ठीक है, ये गलत है प्रॉपर्टी। लेकिन लास्ट सब टॉपिक डिस्कस करूँगा मैं यहाँ पर अबाउट पोलर फॉर्म और डी मावरस थ्योरम का। इससे रिलेटेड चंद एक MCQ यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, जिससे कम से कम ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा कुछ इस तरह है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
2 कोमा पाई बाई 3 पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पोलर फॉर्म ये दी हुई है, देन इट्स कार्टियन फॉर्म इज़। तो आपने बताना है यहाँ पर इसकी जो कार्टियन फॉर्म बनेगी वो क्या होगी। ऑप्शन ए 1 कोमा स्क्वायर रूट 3, ऑप्शन बी स्क्वायर रूट 3 कोमा 1, ऑप्शन सी 2 कोमा स्क्वायर रूट 3, ऑप्शन डी स्क्वायर रूट 3 कोमा 2। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आपको बता देगी, आपने इसकी कार्टियन फॉर्म यानी एक्स और वाई की फॉर्म में बताना है। आप जानते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर की ये पोलर फॉर्म होती है, इसमें कॉमे से जो पहले वाला नंबर होता है उसको आप आर से डिनोट करते हैं, तो आर की वैल्यू यहाँ पर 2 के इक्वल है, और जो कॉमे के बाद वाला नंबर होता है वो आपका होता है थीटा, डैट इज़ कॉल्ड आर्गूमेंट यहाँ पर। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर पाई बाई 3 के बराबर है। अब आपने निकालनी है इसकी कार्टियन फॉर्म, तो कार्टियन फॉर्म होती है एक्स कोमा वाई, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब x की जो वैल्यू होती है वो होती है r cos थीटा के इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ पर और y की जो वैल्यू होती है वो होती है r sin थीटा के इक्वल, यानी ये रिलेशनशिप होता है x और y का यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास x आ जाएगा r की वैल्यू 2 है, और ये cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर है पाई बाई 3 के इक्वल। cos पाई बाई 3 यानी कि cos आपका किसके बराबर है जी, 60 के बराबर है। cos पाई बाई 3 मतलब cos 60, तो cos 60 कितना होता है, cos 60 आपका होता है 1/2 डैट इज़ इक्वल टू 1। और y की जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी वो आ जाएगी जी 2, r की जगह यहाँ पर 2 पुट कर दें, ये आ जाएगा साइन पाई बाई 3, साइन यानी कि 60, और साइन 60 कितना होता है स्क्वायर रूट 3/2, 2 से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो आपके पास जो इसकी कार्टियन फॉर्म बन जाएगी वो आ जाएगी 1 कोमा अंडर रूट 3, यानी कि x कोमा वाई लिखना आपने, y कोमा x लिखेंगे तो बी ऑप्शन बन जाएगी, वो गलत हो जाएगी, x कोमा वाई। तो ये आपके पास ऑप्शन ए ठीक हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले ये थोड़ी सी चीज़ मैं दोबारा रिवाइज कर दूँ आपको कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म होती है उसकी 3 इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं, 3 पोलर फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी 3 इक्विवेलेंट फॉर्म्स क्या होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। आपके पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई है, तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म हमारे पास होगी वो होती है जी z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है। और यहाँ पर जो आपके पास r है, r जो है वो आपके पास होता है z मॉडुलस के बराबर, ठीक है। और थीटा इज़ कॉल्ड यहाँ पर आर्गूमेंट, दिस इज़ कॉल्ड आर्गूमेंट ऑफ z, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ें आर्गूमेंट ऑफ z भी 2 तरह के होते हैं, एक आपका ये वाला आर्गूमेंट होता है, एक दूसरा आपका होता है कैपिटल ARG, दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ये सारी चीज़ें मैंने एक अलग टॉपिक बनाया है, मेरा लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने स्पेशल प्रिंसिपल आर्गूमेंट और जो ये दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड आर्गूमेंट, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिटेल से बताई हुई हैं। तो उनको मैं दोबारा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि वीडियो की लेंथ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये दोबारा यहाँ पर ये चीज़ें नहीं डिस्कस कर सकता। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ कि ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होगी। ये थीटा आर्गूमेंट कहलाता है। आर्गूमेंट 2 तरह के हैं, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, ये आपका स्टैंडर्ड आर्गूमेंट है, ठीक है। आर को निकालने का मतलब आर किस तरह निकालने है, z मॉडुलस से आपने यहाँ पर। अच्छा, अब अगली बात ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक स्टाइल तो ये हो गया ना, पोलर फॉर्म को लिखने का एक स्टाइल ये होगा। एक ये भी होता है कि यहाँ पर ये जो है e की पावर योटा थीटा, ये एक्चुअली होता है बराबर इसके cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा। इसको बोलते हैं एक्चुअली आइलर आइडेंटिटी, दिस इज़ कॉल्ड आइलर आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं जी, आइलर आइडेंटिटी आप इसे कहते हैं। अच्छा, अगर ये इसको ये आइलर आइडेंटिटी है और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब पोलर फॉर्म को लिखने का एक स्टाइल ये भी हो गया r इंटू ई की पावर योटा थीटा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा इसको पोलर फॉर्म को लिखने का एक स्टाइल ये भी है, z इज इक्वल टू r, कोस बनता है आपका c से तो इसको c लिख लेते हैं, साइन बनता है s से तो इसको s लिख लेते हैं, योटा की जगह लिख लेते हैं i, तो इसे पढ़ते हैं r सिज थीटा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को लिखने के 3 स्टाइल हैं आपके पास। एक तो ये होता है जो आपका एक्चुअल जो है, दूसरे 2 ये हैं आपके पास, ठीक है जी। तो ये तीनों ही आपके पास एंट्रेंस एग्ज़ाम के वाले से नोटेशन इस्तेमाल की जा सकती हैं और की जाती भी हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास वो इस तरह है
पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 आयोटा इज़। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आपने पोलर फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए आपके पास है 2 सिज 30 डिग्री, ऑप्शन बी आपके पास है 2 सिज 60 डिग्री, ऑप्शन सी 4 सिज 30 डिग्री और ऑप्शन डी है 4 सिज 60 डिग्री। तो अब यहाँ पर आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बतानी है। तो पोलर फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो आपने आर निकालना है यहाँ पर, और दूसरा आपने थीटा आर्गूमेंट निकालना है यहाँ पर। ठीक है जी। देखें ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 2√3, 2 ऑर्डर पेयर फॉर्म इसकी आपने लिख ली है ये। ठीक है। अच्छा, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने जब इस तरह लिख लिया तो अब आप देखें कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। आपका ये एक्स ये भी पॉजिटिव, आपका वाई ये भी पॉजिटिव। तो एक्स भी पॉजिटिव वाई पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आएगा? पहले क्वाड्रेंट में आपका यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है पहले क्वाड्रेंट में इस तरह 2√2, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में आ गया। अब आपने ये वाला एंगल मालूम करना है थीटा। तो थीटा आपका पहले क्वाड्रेंट का नंबर है, जाहिर सी बात है आप जानते हैं पहले क्वाड्रेंट में एंगल 0 से 90 है। आपका थीटा जो भी निकलेगा वो 90 से कम होना चाहिए। तो 90 से कम चारों ऑप्शन में यही है, या 60 है या 30 है। तो थीटा यहाँ पर हमें पहले यानी कि निकालना पड़ेगा। अगर तो ऐसी ऑप्शन होती है जिसमें एंगल आपका 90 से बड़ा होता तो उस ऑप्शन को तो आप वैसे ही ना देखते हैं ना, उसको रिमूव कर देते हैं आप। ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूँकि चारों ऑप्शन में आपके एंगल जो है वो 90 से बिलो हैं यानी पहले क्वाड्रेंट के एंगल हैं, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को खुद करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आप निकालें आर, और आर का मतलब क्या है? जेड का मॉडुलस। तो जेड का मॉडुलस आपने कैसे निकालना होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट आपका है 2√3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट आपका है 2 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4 और वो √3 आ जाएगा 3 के बराबर। 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 4 × 3 12, 12 4 था 16 और 16 का अंडर रूट क्या आ गया? 4 के इक्वल आ गया। अब आपने निकालना है यहाँ पर थीटा निकालने का यहाँ पर जो तरीकाकार है, चूँकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में है, सिंपल आप फार्मूला निकालेंगे यहाँ पर tan इनवर्स y/x। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में, थर्ड या फोर्थ हो तो फिर फार्मूला चेंज है, और वो फार्मूला के मुतालिक मैं बता चुका हूँ, पहले लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आप वहाँ से थोड़ा सा जाके देख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा आपका y जो है वो है 2 के बराबर और x आपका है 2√3। तो ये रह जाएगा आपके पास जनाब tan इनवर्स 2 से कट गया 1/√3 आ गया, और 1/√3 होता है 30 डिग्री के बराबर, यानी आपका 30 वाली ऑप्शन ठीक है। और 30 वाली ऑप्शन इधर भी है और इधर भी है। अब या ए सही है या सी सही है। अब अगली बात जो है वो आपने आर निकालना है यहाँ पर, और आर कितना है? 4 है। मतलब आपकी इसकी जो पोलर फॉर्म बनती है वो होती है आर सिज थीटा विच इज इक्वल टू आर आपका 4 है और थीटा कितना निकला है? 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है जी यहाँ पर। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट जनाब आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो कुछ क्वेश्चन इस तरह है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। कहता है जी रियल पार्ट ऑफ 2 + 2 √3 आयोटा होल पावर 5 इज़। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने रियल पार्ट बताना है। ऑप्शन ए आपके पास है 16, ऑप्शन बी आपके पास है जी 32, ऑप्शन सी आपके पास है 512, ऑप्शन डी आपके पास है 1024। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपने निकालना है यहाँ पर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकालने के लिए आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसकी पावर 5 आप ओपन करें, बाइनोमियल थ्योरम आप इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पर इसकी बनानी है पोलर फॉर्म। तो आप जानते हैं मैंने ये चीज़ आपको लिखवाई हुई है कि याद रखिएगा कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस योटा y है। अब z की पावर n आपके पास आ गई x प्लस योटा y की पावर n। तो इसकी जो पोलर फॉर्म आपके पास बनती है ना इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर की, z की पावर n की जो पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म ऑफ z की पावर n, पोलर फॉर्म ऑफ z की पावर n वो होती है r की पावर n सिज n थीटा। ठीक है।
ये इसकी पोलर फॉर्म होती है, ये इसकी पोलर फॉर्म का फार्मूला आर की पावर एन सिज एन थीटा। ठीक है, तो सिज एन थीटा का मतलब क्या है, आर की पावर एन कॉज एन थीटा प्लस इयोटा साइन एन थीटा। तो अब आर की पावर एन को अंदर अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो रियल पार्ट आपके पास बन जाएगा वो आ जाएगा आर की पावर एन सिज एन थीटा, और अगर आपने इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो आर की पावर एन साइन एन थीटा आ जाएगा। सर यहाँ पर सिज नहीं कोज आएगा, कोज एन थीटा, ये इसका रियल पार्ट है। तो इट मीन्स आपने सबसे पहले इसका रियल पार्ट निकालना है, वो फार्मूला बनेगा आर की पावर एन कोज एन थीटा। तो दो चीज़ों का टारगेट है आपका, आर निकालें और थीटा निकाल लें। ठीक है, और एन आपके पास यहाँ पर 5 है, तो क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। हेयर आपका एन जो है वो है जी 5, एन मिल गया। आर चाहिए आपको, तो आर निकालना है, वो आएगा जेड के मॉडुलस के बराबर, और जेड का मॉडुलस ही अंदर वाला नंबर जो है इसका मॉडुलस ले लें आप। मॉडुलस निकालते कैसे हैं, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर यहाँ पर। अच्छा 2 का स्केयर आपके पास क्या आ गया 4, और ये 2 का स्केयर 4, 4 3 12 डैट इज इक्वल टू 16, और इसका मॉडुलस आपके पास आ जाएगा 4 के बराबर। ये आर की वैल्यू 4 आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब रह गया आपका थीटा। तो थीटा निकालने के लिए ये जो अंदर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है 2,2√3, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, ये आपका पास आता है पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपका एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में है। पहले क्वाड्रेंट में ये आपका एंगल ये आपने मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास एक्स की वैल्यू, ये आपके पास वाई की वैल्यू यहाँ पर। तो थीटा का फार्मूला पहले क्वाड्रेंट में लगेगा tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो वाई आपका है 2√3 ओवर एक्स कितना है 2 है, 2 2 से कट गया, tan इनवर्स 3 आ जाएगा। tan इनवर्स 3 हो गया आपके पास 60 डिग्री, तो ये आपके पास 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अच्छा अब देखें, ये रियल पार्ट में ये तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे आप, तो रियल पार्ट इसका बन जाएगा इस तरह, आर की पावर एन, आर कितना निकला है 4, 4 की पावर एन कितना है 5। ठीक हो गया जी यहाँ पर ये। अच्छा उसके बाद ये आ गया जी कॉज एन, एन कितना है यहाँ पर, एन आपके पास है 5, और थीटा कितना निकला 60 डिग्री। ये 4 की पावर 5 आपके पास आ गया 1024, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास बन गया जी कोज 300 डिग्री। अब कोज 300 डिग्री की आपने वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। इसको आप लिख सकते हैं 1024 इंटू कॉज 360 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, अब आपने आगे ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है कॉज 2 पाई माइनस थीटा इक्वल होता है कॉज थीटा के, ये रिज़ल्ट आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इस रिज़ल्ट के मुताबिक ये बन जाएगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू थीटा आपका इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर थीटा 60 है, तो ये आ जाएगा कोस 60 के बराबर। कोस 60 कितना होता है 1/2, इसका मतलब ये कोस 300 की कीमत आ गई। अदरवाइज़ कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोस 300 आपके पास आ गया जी 1/2 के बराबर। तो इस कोस 300 को यहाँ पर पुट कर दें, याद आएगा 1024/2, ये 512 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी ऑप्शन जो है वो आपके पास सी ऑप्शन ठीक बनती है 512। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप कहेंगे काफ़ी लेंथी है, पेपर में कैसे करेंगे। तो पेपर में जनाब आपके मिक्स क्वेश्चन होते हैं, लेंथी भी होते हैं, आसान क्वेश्चन भी होते हैं। आपने जो टाइम आसान वाले क्वेश्चन है उनसे बचाना, वहाँ से आप सेव करते हैं, और जो क्वेश्चन लेंथी है उसमें आप यहाँ पर उसको स्पेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर डीमावरस थ्योरम के हवाले से यहाँ पर शेयर करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर डीमावरस थ्योरम को मैं पहले यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ कि डीमावरस थ्योरम आपका होता क्या है, फिर आगे चलते हैं। तो जनाब डीमावरस थ्योरम को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n जो है ये इक्वल होती है कॉस n थीटा, यानी ये पावर लाकर एंगल से सीधा मल्टीप्लाई होती है। इसको डीमावरस थ्योरम कहते हैं। यहाँ पर थीटा जो है आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर याद रखें जो आपके ऊपर यहाँ पर n के ऊपर जो कंडीशन है, n आपका यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। n बिलोंग टू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, n आपका इंटीजर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अगर n यहाँ पर रैशनल या इरेशनल होगा तो फिर ये डीमावरस थ्योरम यहाँ पर वैलिड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका n होना चाहिए इंटीजर। थीटा के ऊपर कोई भी कंडीशन है, एंगल आपका कुछ भी हो सकता है। इस थ्योरम का फ़ायदा ये है, मिसाल के तौर पर आपने फ़र्ज़ करें ये चीज़ ओपन करनी है, कोस 30 प्लस आयोटा साइन 30, फ़र्ज़ करें इसकी पावर आपने 3 ओपन करनी है, क्यूब आपने ओपन करना है यहाँ पर।
तो अब ये नहीं कि यहाँ पर आप a प्लस बी का क्यूब लगाने की फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसे लिखेंगे, ये 3 इस एंगल से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा cos 90 प्लस योटा साइन 90। cos 90 0 होता है, योटा साइन 90 1 है, तो इसका मतलब सारे का जो आंसर फाइनल आ जाएगा, देखें योटा आ गया। तो कितना आसानी से आपने इसको कर लिया डी मावरस थ्योरम से, बजाइए कि आप इसका क्यूब ओपन कर दें। अब चंद एक क्वेश्चन देखते हैं डी मावरस थ्योरम के हवाले से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ डी मावरस थ्योरम की क्या है। आपने देखा अभी कि cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा जो है वो मैंने बताया था आइलर आइडेंटिटी के मुताबिक e की पावर योटा थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप अपने डी मावरस थ्योरम को ये जो आपका डी मावरस थ्योरम है cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस योटा साइन एन थीटा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये सारा आ जाएगा e की पावर योटा थीटा होल पावर n, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू e की पावर योटा एन थीटा। तो डी मावरस थ्योरम की एक इक्विवेलेंट फॉर्म ये भी आपके पास बन जाती है, ठीक है। दूसरा, इसके अगर आप सिज फॉर्म में लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, सिज थीटा की पावर n इक्वल है सिज एन थीटा। तो ये इसकी दो अदर फॉर्म बन जाती हैं डी मावरस थ्योरम की, इनको ऐसे भी क्वेश्चन में आपको दे सकता है ये। नहीं जी, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि cos 45 डिग्री प्लस योटा साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर ओवर cos 60 डिग्री प्लस योटा साइन 60 डिग्री इक्वल है, ऑप्शन ए 1 प्लस के रूट 3 योटा ओवर 2, ऑप्शन बी स्क्वायर रूट 3 प्लस योटा ओवर 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 योटा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सबसे पहले आप इस पर डी मावरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, cos थीटा प्लस योटा साइन थीटा की फॉर्म में है। इसे मैं सिंपल लिख लेता हूँ इस तरह, सिज 45, इतना लिखना ज़रा आसान रहेगा, स्मार्ट हो जाता है ये आ गया सिज 60 डिग्री। इस पर अब मैं डी मावरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा, ये पावर आ के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा सिज 90 ओवर सिज 60। अब ये यहाँ पर आपने सिज की प्रॉपर्टी लगानी है। सिज की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर पहले आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो सिज इस तरह आपस में डिवाइड हो रहे हो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक सिज में बदल लेंगे, ऊपर वाला एंगल आ जाएगा माइनस नीचे वाला एंगल आ जाएगा, तो इसे सिज 90 माइनस 60 लिख लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा जी सिज 30 डिग्री के इक्वल। अब सिज 30 का मतलब क्या है, cos 30 प्लस योटा साइन 30 डिग्री। cos 30 किसके बराबर होता है, √3/2। योटा साइन 30 किसके बराबर होता है, 1/2। अगर आप एलसीएम ले रहे हैं √3 प्लस योटा/2, तो आपकी कौन सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक बनती है, ऑप्शन बी आपकी यहाँ पर देखें जी ठीक बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में काफ़ी काम मैंने आपको करवा दिए यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि अगर आप ये लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपका ये वाला जो चैप्टर है बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आप एंटी टेस्ट में आने वाले हर किस्म का जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो नए चैप्टर के साथ होगा, ठीक है। तो मेरी ये वीडियोस अगर आपके लिए स्टूडेंट्स देखें हेल्पफुल हैं तो आप मेरी इन वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी किया करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें, और मेरे चैनल को भी साथ ही सब्सक्राइब करें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी, शुक्रिया।